ओके तो आज हम रीजन और रीजनलिज्म को डिस्कस करेंगे। जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म हुई उसके बाद रीजन और रीजनलिज्म का जो फिनोमिना है ये हमें इमर्ज होते हुए दिखा, और आज के टाइम पे रीजन और रीजनलिज्म की रेलिवेंस जो है वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड वॉर से पहले हमारे यहाँ रीजन और रीजनलिज्म जैसे कंसेप्ट नहीं हुआ करते थे या फिर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं हुआ करते थे। वर्ल्ड वॉर से पहले भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हुआ करते थे। इवन कि एंशिएंट टाइम में आज से 3000 साल पहले के ट्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं रीजन और रीजनलिज्म के रिगार्डिंग। तो रीजन और रीजनलिज्म को समझने से पहले हमें इनकी टर्मिनोलॉजीज को समझना होगा। हमें यह समझना होगा कि रीजन होता क्या है, एक रीजन किसको बोला जाता है, और उसके बाद हम समझेंगे कि रीजनलिज्म क्या होता है। तो आइए पहले समझते हैं रीजन क्या होता है। जब मैं रीजन की बात करता हूं ना, देखो आपने अक्सर सुना होगा, आपने अक्सर ये सुना होगा कि रीजन एक छोटी सी जगह होती है। मतलब कि एक स्टेट के अंदर या एक देश के अंदर एक रीजन होता है। जैसे कि हम कहते हैं कि लद्दाख एक रीजन है, जैसे कि हम कहते हैं कि जम्मू एक रीजन है, जैसे कि हम कहते हैं कि कश्मीर एक रीजन है, जैसे कि हम कहते हैं कि गुजरात एक रीजन है। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि रीजन जो है वो छोटा सा एरिया होता है, मतलब कि एक देश के अंदर ही रीजन एग्जिस्ट करता है। आपने हमेशा ये सुना होगा या फिर आप ये जानते होंगे। लेकिन याद रखिएगा, जब मैं इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहा हूं, जब मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूं, तो रीजन जो है वो 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स को मिला के बनता है। मतलब 3 या 3 से ज्यादा कंट्रीज को मिला के एक रीजन बनता है। तो फ्रीक्वेंट यूज कहां पे होता है रीजन का? रीजन का फ्रीक्वेंट यूज हम स्टेट्स से स्मॉलर एरिया को कनोट करने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि हम अक्सर ये कहते हैं कि एक देश के अंदर कोई रीजन है या फिर एक देश से छोटा अगर एरिया कोई है तो उसको हम रीजन कहते हैं। ये फ्रीक्वेंट यूज किया जाता है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम रीजन उस एरिया को कहेंगे एरिया एम्ब्रेसिंग द टेरिटरीज ऑफ 3 और मोर स्टेट्स। मतलब कि वो एरिया जिसमें 3 या 3 से ज्यादा देश की टेरिटरीज आती हैं, जिसमें 3 या 3 से ज्यादा देश आते हैं, उसको हम रीजन कहते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अब देखो जो रीजन होता है ना, रीजन के अंदर हम देखते हैं कि 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स जो हैं वो आपस में जुड़ी होती हैं, उनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। वो कॉमन फीचर्स क्या हो सकते हैं? तो इनके कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स के। जैसे कि पॉलिटिकल कॉमन फीचर हो सकता है उनका, कल्चरल हो सकता है या ज्योग्राफिकल हो सकता है। पॉलिटिकल कैसे हो सकता है? मान लो 3-4 स्टेट्स हैं या 5-6 स्टेट्स ऐसी हैं जिन स्टेट्स के अंदर एक ही जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है। मान लो वहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे डेमोक्रेसी को प्रैक्टिस किया जाता है। जैसे मैं यूरोप की बात करूं तो यूरोप के जो काफी सारे देश ऐसे हैं जहां पे एक ही जैसा पॉलिटिकल सिस्टम है, राइट। तो हम पॉलिटिकल सिस्टम के बेसिस के ऊपर भी कह सकते हैं कि इन स्टेट्स का पॉलिटिकल सिस्टम एक जैसा है, इसलिए ये एक रीजन है। उसी के साथ साथ हम कल्चरल बेसिस के ऊपर भी ये कह सकते हैं। जैसे अगर मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करूं, राइट, जैसे कि हमारे पास इंडोनेशिया आता है, मलेशिया आता है, हमारे पास वियतनाम आता है, फिलीपाइंस आता है, तो ये कहा जाता है कि इन सब कंट्रीज का ना कल्चर एक जैसा है। ये कल्चरली कनेक्टेड हैं कंट्रीज, इनका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एक जैसा है, इनकी हिस्ट्री एक जैसी है, इनका कल्चर एक जैसा है, इसलिए हम इसको भी रीजन कहते हैं। क्योंकि कल्चरल बेसिस के ऊपर हमें इनके बीच एक बॉन्ड देखने को मिलती है, एक कनेक्शन देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेसिस के ऊपर या फिजिकल फीचर्स के बेसिस के ऊपर भी हम एक रीजन को रीजन कह सकते हैं या फिर एक एरिया को रीजन कह सकते हैं। जैसे कि हिमालयन रीजन, तो हिमालयन रीजन जो है, जैसे कि हिमालयन रीजन के अंदर सिर्फ इंडिया नहीं आता है, हिमालयन रीजन में इंडिया भी आता है, अपना भूटान भी आता है, नेपाल भी आता है, और उसी के साथ साथ हमारा चाइना भी आता है। तो ये जो हिमालयन रीजन है इसको भी हम एक रीजन कहेंगे क्योंकि यहां की एक तरह की टोपोग्राफी है या यहां पे एक तरह के फिजिकल फीचर्स हैं। जैसे मैं सहारा डेजर्ट की बात करूं तो सहारा डेजर्ट के अंदर कुछ देश आते हैं, उनको हम रीजन कह सकते हैं सहारा डेजर्ट, क्योंकि सहारा डेजर्ट के बेसिस के ऊपर वहां पे हमें उन देशों के बीच कॉमन फिजिकल फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो इसलिए रीजन जो है वो 3 या 3 से ज्यादा देशों को मिला के बनता है, और उन 3 या 3 से ज्यादा देशों के कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। वो देश आपस में जुड़े होते हैं। पॉलिटिकल कॉमन फीचर उनका हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है। ये मैंने आपको बता दिया है कि रीजन क्या होता है। तो अभी अपने दिमाग से ये निकाल दीजिए कि रीजन एक छोटी सी जगह को बोला जाता है, एक देश से छोटी सी जगह को रीजन बोला जाता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर या इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वैसा कुछ नहीं होता है। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर 3 से अधिक स्टेट्स अगर आपस में जुड़ी हुई हैं या 3 या 3 से ज्यादा स्टेट्स को जो है हम रीजन कहते हैं। स्टेट्स का जब मैं बात कर रहा हूं, स्टेट की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं जम्मू एंड कश्मीर या फिर मैं हिमाचल प्रदेश जैसी स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं एक देश की, राइट। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स अगर आप हैं और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझ होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि पाल्मर और परकिंस पॉलिटिकल थिंकर हैं, वो अपनी डेफिनेशन देते हैं रीजन के रिलेटेड। तो वो रीजन
को डिफाइन करते हैं यहां पे। तो पाल्मर और पर्किंस का क्या कहना है, द टर्म रीजन मींस एरिया स्मॉलर देन स्टेट। तो वो कहते हैं कि रीजन का मतलब होता है कि वो एरिया जो स्टेट से कम हो, राइट। जैसे फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, मैंने आपको बताया कि वो एरिया जो एक देश से कम है, जैसे कि लद्दाख रीजन, कश्मीर रीजन, जम्मू रीजन। तो पाल्मर और पर्किंस का ये कहना है कि द टर्म रीजन मींस एरिया स्मॉलर देन स्टेट, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू एम्फेसिस दैट इन इंटरनेशनल रिलेशंस अ रीजन इज एरिया एम्ब्रेसिंग 3 or more states. These states are bound together by ties of common interest as well as geography. तो यहां पे पाल्मर और पर्किंस का वही कहना है जो हमने पहले एक्सप्लेन किया कि रीजन को हम ऐसे तो बेसिकली ये कहते हैं कि एक देश के अंदर जो एरिया है छोटा सा उसको हम रीजन कह रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रीजन वो होता है जिसके अंदर 3 या 3 से अधिक देश आते हैं। वो 3 या 3 से अधिक देश जो हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए आपस में जुड़े हुए हैं और उनके कॉमन फिजिकल फीचर हो सकते हैं, उनके बीच में कॉमन फीचर्स हो सकते हैं, कनेक्टिविटी हो सकती है, उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, राइट। उसकी यहां पे पाल्मर और पर्किंस बात कर रहे हैं। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जब आप अपना कॉलेज के अंदर आंसर लिखते हैं तो आंसर लिखते वक्त आपको डेफिनेशंस को कोड करना चाहिए। जैसे पाल्मर और पर्किन की डेफिनेशन है रीजन के रिलेटेड, तो आप जब डेफिनेशंस को कोड करते हैं आंसर के अंदर तो उससे क्या होता है, आपका आंसर थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है, आपके आंसर का जो कंटेंट है वो रिच लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जरूरी ही है कि आप डेफिनेशंस को कोड करें। अगर आपको ये याद रहता है, इन डेफिनेशंस अगर आपको ये याद रहती हैं तो कोड आपको कर लेना चाहिए। मैं क्या करता हूं, मैं आपको अपनी बात बताऊं तो अगर मुझे कोई डेफिनेशन याद नहीं भी रहती है, अक्सर मैं डेफिनेशंस को कोड करता हूं, लेकिन अगर मुझे कोई डेफिनेशन याद नहीं भी रहती है तो मैं क्या करूंगा, किसी भी पॉलिटिकल थिंकर का नाम दे दूंगा। जैसे मैं रॉडी लिख दूंगा, अकॉर्डिंग टू रॉडी, अकॉर्डिंग टू फ्रैंकलिन, अकॉर्डिंग टू क्या बोलते हैं हंस जे मार्गिन्थो, अकॉर्डिंग टू मैं किसी भी थिंकर का नाम लिख दूंगा और उसके आगे मैं रीजन को अपने हिसाब से लिख दूंगा कि रीजन ये होता है। तो मैं ये कहूंगा कि अकॉर्डिंग टू रॉडी रीजन ये है। तो इससे क्या होगा, एग्जामिनर ये तो चेक नहीं करेगा कि रॉडी ने सच में रीजन के बारे में ये कहा था या नहीं कहा था, तो इतना ज्यादा पता वहां पे नहीं चलता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, राइट, जो कि मैं करता हूं। और साथ ही साथ आपको पूरी डेफिनेशन लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि इस डेफिनेशन के अंदर क्या है, इस डेफिनेशन के अंदर सिर्फ यही कहा गया है कि रीजन जो है उसके अंदर 3 या 3 से ज्यादा टेरिटरीज आती हैं, वो कॉमन फीचर्स के बेसिस के ऊपर कनेक्ट होती हैं, और साथ ही साथ रीजन जहां पे किसी एक छोटे से एरिया को नहीं कहा जाता है जो कि एक देश से कम है। इतनी सी इसकी क्रक्स है इस डेफिनेशन का। तो आपको सिर्फ थोड़ा सा क्रक्स याद करना होता है डेफिनेशन का, बाकी आप अपने से लिख सकते हैं और पीछे लिख सकते हैं कि पाल्मर और पर्किन का ये कहना है, राइट। अगर आपको पाल्मर याद नहीं भी रहता है तो आप पर्किन से लिख दीजिए, अकॉर्डिंग टू पर्किन रीजन इज दिस, राइट। तो ये आपको करना चाहिए एग्जाम के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनलिज्म की। मैंने आपको समझा दिया कि रीजन क्या होता है। अब हम रीजनलिज्म की बात करते हैं। तो रीजनलिज्म की जब मैं बात करता हूं, द कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्टेट्स ऑफ एन एरिया और स्टेट्स विद सिमिलर नीड्स और विद कॉमन परसेप्शन रिगार्डिंग एन इशू और प्रॉब्लम्स और गोल। तो यहां पे रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि हम एक एरिया की, एक रीजन की स्टेट्स जो है उनको आपस में मिला रहे हैं, उनका एसोसिएशन बना रहे हैं, राइट। एक जो रीजन है उस रीजन की जो स्टेट्स हैं, एक जो रीजन है उसके जो देश हैं, उन देशों को हम आपस में मिला रहे हैं और उनका एक एसोसिएशन बना रहे हैं, उनका एक ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि उनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो। जैसे कि अगर मैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात करूं, जैसे कि इंडोनेशिया, म्यांमार, उसके अंदर हम फिलीपाइंस देखते हैं, इन देशों की अगर मैं बात करूं तो इन देशों के कुछ कॉमन इंटरेस्ट हैं। जैसे कि इन देशों को खतरा है चाइना से, चाइना का काफी इंफ्लुएंस है इनके ऊपर, तो एक देश जो है वो चाइना को टैकल नहीं कर सकता है। तो ये देश आपस में जुड़े हुए हैं, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम आसियान के नाम से जानते हैं, ताकि ये चाइना को मिलकर सामना कर सकें, चाइना को मिलकर ये काउंटर कर सके। कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ताकि ये अपने रीजन की डेवलपमेंट करवा सके मिलके, ताकि ये अपने कल्चर को प्रिजर्व कर सके मिलके। तो बेसिकली रीजन के अंदर, रीजनलिज्म के अंदर क्या होता है, कुछ स्टेट्स आपस में मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं, एक एसोसिएशन बनाती हैं, और उस एसोसिएशन के तहत ये अपने कॉमन इंटरेस्ट को अचीव करने लगते हैं, अपने कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। जैसे कि ये इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए काम करते हैं, जैसे कि ये क्लाइमेट चेंज के लिए काम करते हैं, जैसे कि ये कॉमन डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं कि सारों की डेवलपमेंट कैसे हो, जैसे कि सारों की एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए काम करते हैं, जैसे कि सारे देशों के बीच, इन देशों के बीच, जिन देशों का ये एसोसिएशन है उन देशों के बीच इकोनॉमिक कॉपरेशन को कैसे बढ़ाना है, ट्रेड कैसे एक दूसरे देश में करवाना है, इकोनॉमिक टाइज को कैसे स्ट्रेंथन करना है, उसके लिए काम करते हैं। तो इनके कुछ कॉमन इंटरेस्ट हो सकते हैं, हो सकता है सिक्योरिटी इनका कॉमन इंटरेस्ट हो कि ये मिलके देश जो है वो सिक्योरिटी को क्या बोलते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि मैं नेटो की बात करूं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, तो
कोल्ड वॉर के टाइम पे जो रशिया का बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस था उसे टैकल करने के लिए यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको हम नेटो कहते हैं, ताकि कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस को, रशिया के इन्फ्लुएंस को ये मिलकर सामना कर सके, उसका सामना कर सके। कलेक्टिव डिफेंस इन्होंने रेडी किया। तो ये रीजनलिज्म का मतलब होता है। रीजनलिज्म के अंदर हम देखते हैं कि सारे देश जो भी उस रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़े होते हैं वो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, उनके कुछ कॉमन इश्यूज होते हैं, उनके लिए वो काम करते हैं और मिलके काम करते हैं, कोलैबोरेटली काम करते हैं, राइट। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि रीजनलिज्म क्या होता है। रीजनलिज्म एक रीजन के अंदर या फिर एक दो रीजन को मिला के उनकी जो स्टेट्स होती हैं, उनके अंदर जो देश होते हैं, वो मिलके अपना एक एसोसिएशन बनाते हैं और फिर कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। तो यहां पे एक थिंकर है जोसेफ नाई। जोसेफ नाई का ये कहना है, रीजनलिज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट एसोसिएशंस और ग्रुपिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स। तो उनका ये कहना है कि रीजनलिज्म क्या होता है, रीजन्स के बेसिस के ऊपर इंटर स्टेट एसोसिएशंस बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट्स के एसोसिएशन बनाए जाते हैं, अलग अलग स्टेट का एक एसोसिएशन बनाया जाता है या फिर कई सारे एसोसिएशंस बनाए जाते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्रुपिंग्स की जाती हैं। तो रीजन्स के बेसिस के ऊपर रीजन के अंदर जितने भी देश आते हैं उनका एक एसोसिएशन बनाया जाता है या फिर ग्रुपिंग की जाती है उन देशों की, जिसको हम रीजनलिज्म कहते हैं। तो इस तरीके से हम रीजनलिज्म को भी यहां पे समझते हैं। अब आज का दौर जो है वो रीजनलिज्म का दौर है। आपने सुना होगा नेटो, यूरोपियन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, आसियान, सार्क, ये सारे के सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं और ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने रीजन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। जैसे आसियान है, आसियान जो है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक ग्रुप है, एक एसोसिएशन है। तो वो अपने रीजन की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहा है। वो उसके अंदर जो कंट्रीज जुड़ी हुई है उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। सारे देश वो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये रीजन और रीजनलिज्म होता है। अब आगे हम थोड़ा सा रीजनलिज्म का इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे, किस तरीके से रीजनलिज्म इवॉल्व होकर आया। तो जब मैं इवोल्यूशन ऑफ रीजनलिज्म की बात करता हूं कि रीजनलिज्म किस तरीके से हिस्ट्री से इवॉल्व होकर आया, रीजनलिज्म की शुरुआत कैसे हुई, तो जब मैं इसके इवोल्यूशन की बात करता हूं ना, तो ये एंशिएंट पीरियड से इवॉल्व होकर आया है। मतलब कि इसके ट्रेसेस जो हैं, इसकी रूट्स जो हैं, वो हमें एंशिएंट पीरियड में भी देखने को मिलती है। लेकिन प्रॉपर फॉर्मल तरीके से ये अभी मतलब कि वर्ल्ड वॉर्स के बाद ही उभर करके आया है, पूरे तरीके से फॉर्मल तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से। ये 1945 के बाद, 1945 के बाद जैसे ही वर्ल्ड वॉर्स खत्म हुई उसके बाद ये पूरे फॉर्मल तरीके से उभर करके आया। तो आइए इसके अलग अलग स्टेजेस हम देखते हैं कि किस तरीके से ये एंशिएंट पीरियड से इवॉल्व होकर आया। एंशिएंट पीरियड की जब मैं बात करता हूं, इसका मतलब मैं 2000 साल पहले की बात कर रहा हूं। मतलब कि मैं 1500 से लेकर 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं। मतलब कि एटलीस्ट मैं 2000 साल पहले की बात तो कर ही रहा हूं, राइट। जब मैं एंशिएंट पीरियड की बात करता हूं तो हम देखते हैं कि एंशिएंट पीरियड में क्या होता था, ग्रीस में सिटी स्टेट्स हुआ करती थी। ग्रीस में छोटी छोटी स्टेट्स हुआ करती थी, जो आज का ग्रीक है वहां पे छोटी छोटी स्टेट्स हुआ करती थी। तो वहां पे एथेंस और स्पार्टा मतलब कि ग्रीक की ये सिटी स्टेट्स थी, छोटी छोटी स्टेट्स थी। इन्होंने क्या किया, अलायंसेस बनाना स्टार्ट किया इन डिफेंस ऑफ पर्शियन इंपायर। तो वहां पे पर्शियन इंपायर जो था ना वो बड़ा काफी पावरफुल हो रहा था। कहां पे, ग्रीक में। तो हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर पर्शियन इंपायर काफी पावरफुल हो रहा था। तो पर्शियन एम्पायर से खुद को बचाने के लिए एथेंस और स्पार्टा ने अलायंसेस को बनाना स्टार्ट किया। एथेंस और स्पार्टा ग्रीक के अंदर कुछ सिटी स्टेट्स थी, मतलब ग्रीक के अंदर छोटी छोटी स्टेट्स थी एथेंस और स्पार्टा। पर्शियन एम्पायर के इन्वेजन से बचने के लिए, पर्शियन एम्पायर से बचने के लिए एथेंस और स्पार्टा ने क्या किया, मतलब कि अलायंसेस बनाना स्टार्ट किया ताकि वो पर्शियन एम्पायर से क्या कर सके, बच सके। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल क्या आती है, तो हम एग्जांपल देखते हैं पैन हेलेनिक लीग। पैन हेलेनिक लीग को बनाया गया इन डिफेंस ऑफ पर्शियन एम्पायर। पर्शियन एम्पायर के डिफेंस के लिए मतलब पर्शियन एम्पायर के लिए एक डिफेंस रेडी करने के लिए, पर्शियन एम्पायर से बचने के लिए पैन हेलेनिक लीग को बनाया गया। ये करीब 5-6 सेंचुरी BCE की बात है, मतलब आज से 2500-2600 साल पहले की बात है। 2500 ईयर्स बैक की बात है, मतलब पहले की बात है, राइट। तो पैन हेलेनिक लीग जैसी अलायंसेस वहां पे बनाई गई एथेंस और स्पार्टा के द्वारा या फिर एंशिएंट ग्रीस सिटी स्टेट्स के द्वारा, ताकि पर्शियन एम्पायर के सामने कुछ डिफेंस रेडी किया जाए, उनसे पर्शियन एम्पायर की इन्वेजन से जो है वो बचा जाए। उसके बाद हम देखते हैं बिफोर वर्ल्ड वॉर 1। अब हम वर्ल्ड वॉर 1 से पहले की बात करते हैं, मतलब कि हम 1914 के पहले बात कर रहे हैं, 1914 से पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर 1914, राइट। तो 1914 से पहले क्या होता है, हम देखते हैं कि रीजनलिज्म इमर्ज टू काउंटर नेपोलियनिक वॉर्स। तो हम देखते हैं कि नेपोलियन का जो राइज हो रहा था, राइट, जो फ्रेंच मिलिट्री कमांडर हुआ करता था नेपोलियन, उसका राइज हो रहा था, वो पावरफुल बन रहा था यूरोप के अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो ये जो नेपोलियन था उसका राइज हो रहा था, वो छोटी छोटी स्टेट्स को कैप्चर कर रहा था, इन्वेजन्स कर रहा था। तो जैसे ही नेपोलियन राइज होना स्टार्ट हुआ, नेपोलियन पावरफुल बनने लगा, तो उससे बचने के लिए जो है वो रीजनलिज्म इमर्ज होके आया ताकि नेपोलियनिक वॉर्स को काउंटर किया जाए। तो हम देखते हैं कि होली अलायंस उस वक्त बनती है,
क्वाड्रिपल अलायंस उस वक्त बनती है। तो इस तरीके से हम अलायंसेस हमें वहां पे हमें देखने को मिलती है कि नेपोलियनिक वॉर्स को काउंटर करने के लिए वहां पे अलायंसेस बनाई जाने लगती हैं, मतलब कि एसोसिएशंस बनाए जाने लगते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाने लगते हैं ताकि नेपोलियनिक वॉर्स को काउंटर किया जाए। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पास होली अलायंस वहां पे उभर करके आता है, हम देखते हैं क्वाड्रुपल अलायंस हमारे पास उभर करके आता है। ये 1914 से पहले की बात है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद हम देखते हैं पोस्ट वर्ल्ड वॉर पीरियड, वॉर्स पीरियड की बात हम करते हैं, मतलब कि हम 1945 के बाद की बात कर रहे हैं, आफ्टर 1945। उसके 1945 के बाद ही रीजन और रीजनलिज्म जो है वो फॉर्मल तरीके से इमर्ज होकर आता है। तो हम देखते हैं कि फॉर्मल रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस इमर्ज टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड टू प्रमोट स्टेबिलिटी। तो फॉर्मल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, स्ट्रक्चर्ड तरीके से जो है वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आते हैं ताकि पीस को प्रमोट किया जाए, स्टेबिलिटी को प्रमोट किया जाए। जिस तरीके से वर्ल्ड वॉर्स के अंदर उथल पुथल बची हुई थी पूरी दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कई सारा डिस्ट्रक्शन हुआ था, मतलब कि प्रॉपर्टी का लॉस हुआ था, लोग मारे गए थे। तो पूरी दुनिया एक हैबॉक में थी, कॉन्फ्लिक्ट में थी। इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए, पीस को प्रमोट करने के लिए फॉर्मल तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आती हैं। ये हमें वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हमें देखने को मिलता है, 1945 के बाद देखने को मिलता है। उसी वक्त हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर, आपको कोल्ड वॉर का पता होगा, जो कि 1945 से लेके 1990s के बीच में चली, रशिया और अमेरिका के बीच में, सोवियत यूनियन वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में। उस टाइम पे भी कुछ रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आती हैं। जैसे हम नेटो की बात करते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो क्यों बनाया गया था? तो नेटो जो है वो रशिया के इन्फ्लुएंस से बचने के लिए, या फिर रशिया के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए, सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए, कम्युनिस्टिक इन्फ्लुएंस को टैकल करने के लिए नेटो जैसी ऑर्गेनाइजेशन या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। नेटो जो था वो यूरोप के कुछ देशों ने मिलकर बनाया था ताकि वो मिलकर रशिया का सामना कर सकें। उसी के काउंटर में वार्सा पैक्ट बनाया जाता है, मतलब रशिया और रशिया के साथ कुछ देश थे जिन्होंने वार्सा पैक्ट जैसा एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जो कि नेटो के काउंटर में बनाया गया था, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी इन एशिया एंड अफ्रीका, एशिया और अफ्रीका में जो नए आजाद हुए देश थे, जो नई नई कंट्रीज थी, जो नई नई आजाद हुई थी, राइट। एशिया और अफ्रीका में ब्रिटिशर्स से जो देश आजाद हुए थे, तो वहां पे हमें देखने को मिलता है कि वहां पे भी क्या किया जाने लगा, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस को बनाया जाने लगा ताकि कॉपरेशन को बिल्ड किया जाए, ताकि सिक्योरिटी को बिल्ड किया जाए, ताकि कलेक्टिव सिक्योरिटी को मेंटेन किया जाए। तो उस वक्त हमें देखने को मिलता है कि आसियान उभर करके आता है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे उनका एक एसोसिएशन वो बनाते हैं, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसको हम आसियान कहते हैं, जो कि 1967 में उभर करके आता है। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक और रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी कहते हैं। 1963 में एक ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आया जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी कहते हैं। तो अफ्रीका में ये ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आया, अफ्रीका के कुछ देश थे जिन्होंने एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया 1963 में। उसके बाद क्या होता है, कंटेम्परेरी पीरियड की अब हम बात करते हैं, मतलब आज की हम बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, 2000 के बाद की हम बात कर रहे हैं। पिछले 20 साल में क्या हुआ है और अभी क्या हो रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो 21st सेंचुरी में क्या हो रहा है, नाउ रीजनलिज्म नाउ एड्रेसेस कॉम्प्लेक्स इश्यूज लाइक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, रीजनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एटसेट्रा। तो अभी रीजनलिज्म जो है ना, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी टैकल किया जाने लगा है, अकोमोडेट किया जाने लगा है। अब रीजनलिज्म के अंदर क्लाइमेट चेंज की भी बात होती है, टेररिज्म की बात होती है, कलेक्टिव सिक्योरिटी की बात होती है, माइग्रेशन की बात होती है। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कि अब रीजनलिज्म के अंदर अकोमोडेट किए जा रहे हैं। अब रीजनलिज्म का फिनोमेना बड़ा बदल गया है, अब कॉम्प्लेक्स इश्यूज को भी यहां पे अकोमोडेट किया जा रहा है। अब यहां पे क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की जा रही है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की जा रही है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के ऊपर बात की जा रही है, इकोनॉमिक कॉपरेशन के ऊपर बात की जा रही है, रीजनल पीस के ऊपर बात की जा रही है, रीजनल स्टेबिलिटी के ऊपर बात की जा रही है, रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बात की जा रही है, कलेक्टिव डिफेंस के ऊपर बात की जा रही है, और भी अलग अलग एस्पेक्ट्स के ऊपर यहां पे बात की जा रही है। तो अब कई सारे इश्यूज यहां पे आ गए हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को यहां पे टैकल किया जा रहा है, माइग्रेशन जैसे जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी यहां पे बात की जा रही है। तो अभी काफी सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज जो हैं उनको एड्रेस किया जाता है रीजनलिज्म के थ्रू। वही रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूरोपियन यूनियन था, जैसे कि आसियान है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और अफ्रीकन यूनियन है जैसे एयू, अफ्रीकन यूनियन जिसको हम कहते हैं। तो ये जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी ये काफी ज्यादा अपना जो रोल है उसको प्ले कर रहे हैं, मतलब अपना जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं ये सब ऑर्गेनाइजेशंस। तो वही ऑर्गेनाइजेशंस पहले के, लेकिन अभी ये बदल गए हैं। अभी ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया, आसियान हो गया, अफ्रीकन यूनियन हो गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं अभी ये
अच्छे तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से इश्यूज को एड्रेस कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं और बेहतर तरीके से जो है वो पूरे की पूरी रीजनल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एवोल्यूशन हमें देखने को मिलता है किसका, रीजनलिज्म का। तो मैंने आपको बताया कि एंशिएंट पीरियड में ग्रीक सिटी स्टेट्स ने पर्शियन इंपायर के इन्वेजन से बचने के लिए अलायंसेस बनाए हुए थे, जिसकी एग्जांपल हमें पैन हेलेनिक लीग की मिलती है। ये 5th-6th सेंचुरी की बात है। उसके बाद हम देखते हैं कि 1914 से पहले, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले नेपोलियनिक वॉर से बचने के लिए रीजनलिज्म इमर्ज होकर आता है और वहां पे हॉली अलायंस और क्वाड्रिपल अलायंस जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाए जाते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि 1945 के बाद, वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हम देखते हैं कि लीग ऑफ अरब स्टेट्स उभर करके आता है, यूरोपियन यूनियन उभर करके आता है, फॉर्मल तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आते हैं, फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उभर करके आते हैं। हम देखते हैं कि कोल्ड वॉर के टाइम पे नेटो और वार्सा पैक्ट जैसे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उभर करके आते हैं। हम देखते हैं कि एशिया और अफ्रीका की जो नई आजाद हुई कंट्रीज थी, जो नए नए आजाद हुए थे देश, वहां पे हमें अलायंसेस देखने को मिलते हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे एशियान हो गया, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस जो कि 1967 में उभर करके आता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी हो गया जो कि 1963 में उभर करके आता है। अभी मैंने बताया कि कंटेम्परेरी पीरियड की अगर मैं बात करूं, 21st सेंचुरी की अगर मैं बात करूं, तो इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त रीजनलिज्म के अंदर कॉम्प्लेक्स इश्यूज को टैकल करने की कोशिश की जा रही है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, सिक्योरिटी, कलेक्टिव सिक्योरिटी, माइग्रेशन, इन सब इश्यूज को यहां पे टैकल करने की कोशिश की जा रही है, काम किया जा रहा है। इस टाइम पे रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन का दबदबा बढ़ गया है। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अफ्रीकन यूनियन, यूरोपियन यूनियन और उसी के साथ साथ एशियान और कई सारे रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस वक्त अच्छे तरीके से, पूरे तरीके से, कॉम्प्लेक्स तरीके से इश्यूज को, जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं और एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर। इस तरीके से हमने रीजनलिज्म और उनका एवोल्यूशन जो है वो इस लेक्चर के अंदर कवर कर लिया है। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद।